मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम जस्ट बिफोर यू। इससे पहले भी हिस्ट्री सब्जेक्ट पर कई बार चर्चा होती रही है। आगे हम आपको हिस्ट्री का एक लार्जर इम्प्लीकेशन भी बाकी सब्जेक्ट्स में बताएंगे। आज मेरा टारगेट है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के विषय में, जो कि अब हिस्ट्री का एक अच्छा खासा पार्ट है, आपने देखा होगा ऑप्शनल पेपर और जनरल स्टडीज पेपर दोनों में मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा अंशदान होता है। मेरी कोशिश होती है कि बच्चों तक तैयारी की सही रणनीति पहुंचा सकूं। ये जो मेरा मेथड है वो बिल्कुल ही एक्सपेरिमेंटेड, एक लॉन्ग ड्रॉन एंड बेटर ट्राइड मेथड है और ये मेथड आपको जरूर यूजफुल होगा। तो बच्चों, इससे पहले हमने वर्ल्ड हिस्ट्री की चर्चा आपके सामने की थी और वर्ल्ड हिस्ट्री को कई खंडों में बांट कर देखा था। फिर उसमें मैंने आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच देने की कोशिश की थी। एक बार मैं आपको फिर अपनी फिलॉसफी बता दूं कि ज़्यादा जानना सरल है और थोड़ा जानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको रिटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा जानने में मेथड आपको एक अपनाना पड़ेगा कि थोड़ा इंटीग्रेटेड होकर चलना पड़ेगा, जैसा कि मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री में बताया था। लेकिन उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, दो फायदे मिलेंगे। एक तो उस सब्जेक्ट पर आपका कमांड तो हो ही जाएगा, इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट पर भी आपके ग्रिप बनेंगे और आप चाहें तो एक हिस्ट्री के सेगमेंट को बाकी सेगमेंट से जोड़कर, यानी बाकी सब्जेक्ट के सेगमेंट से जोड़कर आप उसमें बेहतर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अंतर अनुशासनात्मक होते जा रहे हैं अपने स्वरूप में। और यही वजह है, मल्टी डिसिप्लिनरी कह सकते हैं आप, कि यही वजह है कि आज अगर आप केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट पर डिपेंड कर रहे हो और बाकी सब्जेक्ट से अगर आप कटे हुए हो, तो मेरा मानना है कि आप हिस्ट्री के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट को पर जोर दिया है और तो उससे आपको बाकी सब्जेक्ट के भी फायदे हो जाएंगे। आप बिना हिस्ट्री के नॉलेज के अच्छे ढंग से ना आप इकोनॉमी कर सकते हो, ना पॉलिटी कर सकते हो, ना आप इवन इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट है वो भी आपका हिस्ट्री से बहुत हद तक गाइडेड होगा। विशेषकर जो कल्चरल पार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस में तो इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए हमें लगता है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाकर चलना होगा और वो आपके लिए बेहतर एक समाधान होगा। और मेरा प्रयास यही होगा कि आपके दृष्टिकोण को डेवलप कराऊं। पहले मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं बच्चों। अगर आपने इस बार का ऑप्शनल और जीएस दोनों के पेपर देखे होंगे, तो ऑप्शनल में तो आपके फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं और मार्क्स 125 मार्क्स के। जनरल स्टडीज में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस में तकरीबन 40 to 50 मार्क्स केवल मॉडर्न हिस्ट्री एंड कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री से होते हैं। कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री को भी हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट के रूप में लेकर चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस करता हूं, जब बच्चे हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, हर नुस्खा आजमाते हैं, उन्हें कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते हैं, बिपिन चंद्रा, शेखर बंदोपाध्याय, सुमित सरकार, न जाने कितने बुक्स के रिकमेंडेशंस मिलते हैं, कुछ गाइड बुक्स के भी रिकमेंडेशंस मिलते होंगे और बच्चे उसे फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर अध्ययन करने के बेसिक पैराडाइम ही गड़बड़ हो, उसी में गड़बड़ी हो, तो फिर कोई भी विषय हम अपनाएं, हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी। मुझे बेसिक पैराडाइम से मतलब है कि जब कोई नया स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है, तो उसके लिए अध्ययन का मतलब होता है तथ्यों का संचय। उसका पहला ध्यान आंकड़े और डेटा पर जाएगा, लेकिन वो आंकड़े अथवा डेटा के पीछे हुए जो छिपा हुआ भाव होगा उसको नहीं समझ पाएगा। और इसलिए जो आंकड़े और डेटा है वो बड़े बेवफा है। आप आज याद करोगे, कल परसों वो आपके डेटा उड़ जाएंगे। और सबसे बढ़कर परीक्षा 1 के उस गंभीर वातावरण में जब आपको मिनटों में सारी बातें सोचनी होती है, तो पहले दबाव में ही आंकड़े और डेटा उड़ जाते हैं। वहां काम आता है जो आपने समझ विकसित की है। इसलिए मेरा मानना है कि सारे विषयों में बच्चों को पहले फाउंडेशनल नॉलेज होना चाहिए। अगर फाउंडेशनल नॉलेज है तो अति संकट की घड़ी में भी हम क्वेश्चंस को निकाल कर ले जाएंगे। उसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा।
फिलहाल मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताऊं, रेंज ऑफ क्वेश्चंस है। अगर आप ऑप्शनल में आओगे तो कभी फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल के पार्ट से क्वेश्चन होगा, तो कभी डिक्लाइन ऑफ मुगल पार्ट से क्वेश्चन होंगे, तो कभी आप देखेंगे कॉलोनियलिज्म पार्ट यानी उपनिवेशवाद के पार्ट से क्वेश्चन होगा, तो कभी क्वेश्चन नेशनलिज्म के पार्ट से होगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के पार्ट से होगा। ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। आप अगर जीएस के पेपर में देखेंगे तो जनरल स्टडीज के पेपर में आपको गांधी के आंदोलन में विभिन्न स्वर रहे। देयर वर द यू कैन से मल्टी वॉइसेस इन कोर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ गांधी। अब ये मल्टी वॉइसेस अगर बच्चे केवल यह मेंशन कर दे कि भाई अमुक 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 वर्ग की गांधी के आंदोलन में भागीदारी रही, तो वही पर्याप्त नहीं होगा। उसे यह भी देखना आवश्यक होगा कि गांधी के आंदोलन में ही विभिन्न वर्गों की भागीदारी क्यों रही, और विभिन्न वर्गों की भागीदारी जिसमें कुछ वर्ग है जिनके हित परस्पर विरोधी हैं, जमींदार वर्ग के हित किसानों के हित के विरोधी हैं, उसी प्रकार से पूंजीपति के हित और वर्कर्स यानी श्रमिकों के हित में विरोध है। बावजूद इसके परस्पर विरोधी हित वाले ये विभिन्न वर्ग इस मूवमेंट में कैसे शामिल हुए, उसका सीक्रेट क्या है, गांधीयन जो पॉलिटिक्स है उसके नेचर क्या है। तो इस पहलू को अगर वो समझ रहा होगा तो इस क्वेश्चन के साथ वो बेहतर ढंग से डील कर पाएगा। उसी प्रकार से आप जीएस में क्वेश्चन देखोगे कि जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है उसने किस प्रकार से यानी समाज एवं धर्म आंदोलन ने भारत के कैसी यानी भारतीय पुनर्जागरण जिसे आप कहते हो, उसने भारत के नेशनल आइडेंटिटी को कैसे फिक्स कर दिया। अब ये नेशनल आइडेंटिटी और इंडियन रेनेसां में क्या संबंध है, तो उन संबंधों को आंतरिक रूप से समझना होगा, तभी इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस होगा। तो बच्चे मैं अभी फिलहाल आपको बताऊं कि मैंने इसमें थोड़ा एक आइडिया डिवाइस किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम अपनी मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी कह लें, जो मॉडर्न के ही पार्ट हैं, इसे हम अपनी सुविधा से हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। वो 4 पार्ट अलग अलग आपको फाउंडेशन फिक्स करने में सहायता करेंगे। ये आपको फाउंडेशनल नॉलेज देंगे, और फाउंडेशनल नॉलेज ही नहीं बल्कि आप कह लें कि आपको बहुत गंभीर नॉलेज देंगे। और कई बार ऐसा होगा कि आपके पास अगर प्रॉपर आंकड़े मौजूद नहीं रहेंगे तो इसके सहारे आप बढ़ सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं, हमने अपनी सुविधा से इसका पहला पार्ट में रखा है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, मतलब मुगल साम्राज्य का पतन और ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, इसको मैंने पहले पार्ट में रखा है। दूसरे पार्ट में हमने रखा है उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म, और फिर कॉलोनियलिज्म को 3 सब पार्ट में बांटा है। उपनिवेशवाद के 3 सब पार्ट है, पहला है वाणिज्यिक चरण, दूसरा है औद्योगिक चरण और तीसरा है वित्तीय चरण। फिर हम थर्ड पार्ट में आए जो लार्जर पार्ट है, उससे हम राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का है। वो नेशनलिज्म की बड़ी लंबी यात्रा है जो आपके पीजेंट एंड ट्रैवल मूवमेंट से आरंभ होगी और अंत में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तक यह यात्रा चलेगी आपके साथ। और तब इसका चौथा पार्ट आएगा जिसको कहते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। ये बहुत टेम्पटिंग है मेरे लिए, क्योंकि यह एक ऐसा एरिया है जिससे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, और इसके सहारे हम इकोनॉमिक्स, पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस आदि विषयों को भी इस पार्ट से हम क्लियर कर सकते हैं। और यहीं से आपको बाकी विषयों की स्टडी का बेसिक कैटलिस्ट मिलेगा, बेसिक उत्प्रेरणा मिलेगी। इसलिए ये पार्ट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो पहला पार्ट है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन और ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन। अब कोई स्टूडेंट उसमें अगर पढ़ते हैं तो उसमें वो फैक्ट्स ही खोजने का प्रयास करते हैं प्राय, या तथ्यों का संचय करने का प्रयास करते हैं कि चलिए मुगल एम्पायर का जब डिक्लाइन हुआ तो इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या था। तो उसमें पॉलिटिकल सिनेरियो में यह देखना चाहेगा कि भाई कौन कौन रीजन में कौन कौन से स्टेट्स, वो आवश्यक है, उसे देखे बिना काम नहीं चलेगा। फिर वो फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल दिखता है, तो ब्रिटिश कंपनी कैसे एक मर्केंटाइल की अपनी पॉलिटिकल पावर के रूप में ग्रेजुअली ढलती गई। तो हमें लगता है वह ब्रिटिश और डच कंपनी की यात्रा से स्टार्ट करेगा और वहां से होते हुए वह कर्नाटिक वॉर, फ्रेंच के आगमन के बाद कर्नाटिक वॉर और बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध, इससे होते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो जाहिर है कि उसका पूरा ध्यान वहां तथ्यों के संचय पर होगा। लेकिन बच्चे यहां पर हिस्टोग्राफी से जुड़ी हुई बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं आपको पहले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि देखो 2-3 ऐसे फंडामेंटल इश्यूज यहां पर आते हैं
कि ब्रिटिश स्कॉलर्स ने यही स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, जिसको ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट स्कॉलर्स कहते हो, ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखक, कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन के बाद जो फर्स्ट हाफ ऑफ 18वीं सेंचुरी है, यह एक तरह की राजनीतिक अराजकता को दिखाती है। और इस काल में इंडिया के इकोनॉमी भी बड़े लोअर एप पर पहुंच गए, इसलिए बेटर है कि इसको हम डार्क एज या अंधकार का युग कह डालें। तो इसको डार्क एज के रूप में चित्रित करने में एक सर जगन्नाथ सरकार जैसे इतिहासकार थे, उन्होंने इसे चित्रित किया। और फिर जो कुछ ब्रिटिश पक्षधर विद्वान थे, उसने बैटल ऑफ पलासी को पलासी रेवोल्यूशन का नाम दिया। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आधुनिक युग यानी जो मॉडर्न एज है उसका आरंभ हुआ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, अब बच्चों के सामने ही प्रश्न जाता है, तो यहां पर बच्चों को हिस्टोग्राफी का भी नॉलेज चाहिए। अगर आपका जनरल स्टडीज में भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको नॉलेज चाहिए। मैं आपको बताऊं कि जीएस के पेपर को अगर 2013 के बाद, अब तो 2013 आपके लिए वेरी फार ऑफ है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्लास 12th में रहे होंगे या क्लास 11th में रहे होंगे, लेकिन 2013 में यूपीएससी का सिलेबस चेंज हुआ था। और आज जो जनरल स्टडीज का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो या ऑप्शनल पेपर का, वो 2013 में ही तय हुआ था। तो उसके अगर 2013 से आप जीएस के पेपर को फॉलो करोगे तो फर्स्ट पेपर में आपको हिस्ट्री पार्ट में 2 क्वेश्चन इस पार्ट से मिलेंगे। एक 2014 में उन्होंने पूछा था और वो क्वेश्चन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर, हालांकि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पर बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन था कि क्या इतिहास की महत्वपूर्ण भूप्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में ही क्यों घटित हुई। अब ये चीजें थोड़ी सी मिडिवल एज में चली जाती है, तो यूपीएससी की तो खासियत रही है कि वो चीजों को हमेशा अपने ढंग से करंट बनाने की कोशिश करते रहे, कभी अतीत से जोड़ते रहे। मतलब उनके क्वेश्चन का पैटर्न होता है कि बच्ची की समझ को पता करे। तो ये क्वेश्चन वास्तव में समझ पता करने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और 2017 में उन्होंने एक दूसरे तरह का क्वेश्चन पूछा कि क्या मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जो रीजनल स्टेट्स की स्थिति है, क्या वो भारत में खंडित संप्रभुता को कहां तक दर्शाती है, खंडित संप्रभुता को दर्शाती है। तो उसमें कोई हिस्टोग्राफिकल इशू उन्होंने नहीं पूछा। उसमें बच्चा अगर सीधे तौर पर मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद इंडिया में जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, राजनीतिक विघटन हुआ, और उसमें जो क्षेत्रीय राज्यों की स्थिति है उसको दर्शा दे, लेकिन अपनी तरफ से एक बात मेरे विचार में उसे कह देनी चाहिए, वह यह कि इसका प्रभाव क्या हुआ। क्योंकि हर क्या के पीछे कभी होना आवश्यक होता है, और खास के जब एनालिटिकल आंसर लिखते हैं तो आवश्यक होता है। तो वहां आप देखेंगे केवल यही नहीं कि भारत का राजनीतिक परिदृश्य क्या था, उसमें अपनी तरफ से यह कह देना होगा कि इस राजनीतिक परिदृश्य का सबसे बड़ा लाभ ब्रिटिश को मिला, तब ब्रिटिश अपने रूल को फाउंड कर सका। तो खैर ये एक पहलू होता है। दूसरा पहलू होता है द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब ब्रिटिश, इस फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ये मतलब अपने पाप को कम करने के लिए उन्होंने उसको एक विचारधारा का जामा पहनाने का प्रयास किया। अब कई बार वो कहते हैं कि इंडिया वॉज कंकर्ड इन ए फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। ब्रिटिश ने बेखबरी की दौर में ही भारत को जीत लिया। अब एक इनोसेंस दिखा रहे हैं कि भैया हम भारत को जीतना नहीं चाहते थे, पता नहीं कैसे जीत लिया। आई वॉज क्वाइट अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि वी आर गोइंग टू कंकर इंडिया। अब इस तरह की जो रैमजे म्योर ने इस तरह की बात कही या कुछ अन्य हिस्टोरियंस ने कही, तो ये बात ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस की पच नहीं पाती। दूसरी बात, उन्होंने मॉडर्नाइजेशन का क्लेम किया। तो आपको वहां पर जज करना होगा क्या मॉडर्नाइजेशन का क्लेम जायज है, लेकिन मैं ये रेगुलर वाले पार्ट में करूंगा। अभी मैं पार्ट रेगुलर नहीं करा रहा, मैं उस चारों को मुझे 4 पार्ट में बांटना होगा। जब आप कॉलोनियलिज्म पर आएंगे तो बड़ी मजेदार है। जैसे आप अगर आज बुक्स पढ़ते हो तो बुक्स में नॉर्मली यू आर मूविंग फ्रॉम चैप्टर टू चैप्टर, आप चैप्टर से चैप्टर जाते हैं। एक चैप्टर से होता है, चैप्टर में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा कि फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन की स्थापना, कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर चले आते हैं वारेन हेस्टिंग्स, फिर चले आते हैं वारेन हेस्टिंग्स के कॉन्क्वेस्ट के बाद एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा, वहां से होते हुए आप सीधा चले आते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बाद आगे अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का, अस्थाई बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी महलवाड़ी पर चले जाते हैं। फिर आप ब्रिटिश कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर सीधा 1857 के लॉर्ड डलहौजी का पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन, फिर आप चले आते हैं 1857 के रिवोल्ट पर। तो मुझे एज ए स्टूडेंट, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि एक तरफ से आप पढ़ते चलोगे, दूसरी तरफ से भूलते चलोगे, और सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने का मोटिवेशन नहीं मिलेगा।
इसीलिए इसको कनेक्टिविटी में लाना बहुत आवश्यक है। और यहीं पर मैंने कॉलोनियलिज्म कॉलोनियलिज्म के स्टडी के माध्यम से, उपनिवेशवाद के अध्ययन के माध्यम से हमने पूरी तरह से उसको कनेक्ट कर दिया, जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब ब्रिटिश की जितनी भी पॉलिसी होगी उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं उसके कॉलोनियल पॉलिसी से। वारेन हेस्टिंग्स भी वृथा कदम नहीं उठा रहा, ना विलियम बेंटिक की उदारता जो आपको दिख रही है। अब वहां पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं कि विलियम बेंटिक के आगमन के साथ भारत ने परिवर्तन का बयार महसूस किया। अब परिवर्तन का बयार यानी परिवर्तन की हवा, विद एडवेंट ऑफ विलियम बेंटिक इंडिया फील्ड अ विंड ऑफ चेंज। अब विंड ऑफ चेंज को आप अगर पॉजिटिव सेंस में लेते हो कि भाई विलियम बेंटिक बहुत महान था और भारत में बहुत सारे सकारात्मक सुधार करना चाहता था, तो इसका मतलब है कि आप कॉलोनियलिज्म के नेचर को नहीं समझ पा रहे। तो पहले तो कॉलोनियलिज्म के नेचर को समझना होगा। उनके द्वारा जो मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का क्लेम किया जाता है, उसके वेरासिटी को जज करना होगा। और ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में जितनी भी पॉलिसी अपनाई जाएगी उसके पीछे मोटिव को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आपको मोटे तौर पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिटिश अगर भारत में मुस्कुराए भी तो मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई औपनिवेशिक उद्देश्य था, उससे इतर करके उसको हम जज नहीं कर सकते। फिर आपको एक बड़ा नया और मजेदार रास्ता पढ़ने का मिलेगा। अब उसके बाद जब तुम नेशनलिज्म पर आओगे तो पहले तो नेशनलिज्म को बृहद कंटेक्स्ट में समझना पड़ेगा, क्योंकि नेशनलिज्म का मोटे तौर पर अगर किसी एक औसत बच्चे से पूछा जाए कि भाई आप व्हाट डू मीन बाई नेशनलिज्म अंडर द ब्रिटिश रूल, तो मोटे तौर पर वो फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो नेशनल मूवमेंट चला है उसको नेशनलिज्म के तहत लेते हैं। लेकिन नहीं, जो ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट है वो भी नेशनलिज्म का पार्ट है, बट इट इज प्रोटो नेशनलिस्ट। इसके लिए प्रोटो नेशनलिस्ट टर्म, इवन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 के महाविद्रोह को भी हम हाशिए पर नहीं डाल सकते। वह भी एक तरह का उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में लिया जाता है। और जिसको आप मॉडर्न नेशनलिज्म कहते हो, आधुनिक राष्ट्रवाद कहते हो, वो आधुनिक राष्ट्रवाद को समाज और धर्म आंदोलन से जोड़ो और फिर वहां से आप आगे बढ़ते हुए नेचुरली इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑनवर्ड्स जाते हो। अब उसमें बहुत सारे इश्यूज आएंगे। नेशनलिज्म को समझने के लिए पहले हमें यह क्लेम ब्रिटिश का देखना पड़ेगा कि क्या भारत में ब्रिटिश के आगमन से पहले इंडिया को हम नेशन कह सकते या नहीं कह सकते, क्योंकि ये अपने आप में एक डिस्प्यूट है। दूसरी कि अगर ब्रिटिश के आगमन के बाद अगर हम नेशनलिज्म के यूरोपियन या वेस्टर्न मॉडल को ही लें तो क्या इंडिया नेशनलिज्म के उस मॉडल पर खरा उतरता है? क्या इंडिया का नेशन बिल्डिंग उसी तरीके से हुआ जिस प्रकार से यूरोपियन नेशन का हुआ? फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा ये होगा कि क्या इस नेशनल मूवमेंट में एक तरफ पीजेंट और ट्राइबल्स है, एक तरफ बिरसा मुंडा है, दूसरी तरफ दादा भाई नौरोजी हैं, एक तरफ बीडी सावरकर हैं, दूसरी तरफ रजनी पामदत्त हैं, सबका अपना अपना परसेप्शन है। तो क्या हम बिरसा मुंडा और दादा भाई नौरोजी के बीच ब्रिज अप कैसे करेंगे? मींस कि नेशनलिज्म ऑफ द कॉमन पीपल एंड द नेशनलिज्म ऑफ द इंडियन एलिट्स हु वेर द प्रोडक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, इन दोनों के बीच नेशनल मूवमेंट के क्रम में ब्रिज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। इसमें मीडिएशन का बहुत हद तक काम गांधी करेंगे। लेकिन अब इसी क्रम में इसीलिए कहते हैं कि इंडिया का नेशनल मूवमेंट और इंडिया का नेशन बिल्डिंग, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चला है, इन दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते। जब आप लास्ट पर आएंगे तो बहुत सारे मुद्दे आपके पास, जैसे अभी मैंने बताया कि नेशनल मूवमेंट में वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1940s में ब्रिटिश ने किस प्रकार से भारत के विभाजन की किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता की जटिलता को बढ़ा दिया। तो 1940s में आपको देखना पड़ेगा कि ब्रिटिश ने भारत की स्वतंत्रता की जटिलता को कैसे बढ़ाया। तो अगर मोटे तौर पर आपकी समझ है और अगर थोड़ा आप नजर डालेंगे तो आपको जटिलता का एक बड़ा कारण दिखेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश का साथ नहीं दिया तो मुस्लिम लीग का साथ लेने के लिए ब्रिटिश ने उसके साथ गलत समझौता करके उसके हाथ में वीटो पावर दे दिया, जो आपको देखना पड़ेगा वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन। सेकेंड वन फैक्टर ब्रिटिश ने जटिलता बढ़ाई कि ब्रिटिश को लग गया कि अब भारत छोड़ना होगा और कोल्ड वॉर यूरोप में शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश को लगा कि कोल्ड वॉर में स्थिति मजबूत करने के लिए हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी अपना पांव जमाना होगा, जो कांग्रेस हरगिज भारत में नहीं जमाने देंगे। तो क्या हम पाकिस्तान को अपना आधार बना सकते? और तीसरा फैक्टर वहां पर आ जाएगा
कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थे, देसी रियासत थे, उनकी महत्वाकांक्षा को भी ब्रिटिश चुपके चुपके जागृत कर रहे थे, ताकि उन्हीं के बहाने हम भारतीय उपमहाद्वीप में पांव जमा सके। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस थे, उसने कैसे स्वतंत्रता और विभाजन के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाया। तो एक बच्चा जिस समय क्वेश्चन को देखता है और उसके दिमाग में आंसर का रिफ्लेक्शन आता है, वो कैसे आएगा जब उसकी बेसिक समझ नहीं होगी। तो इन्हीं बातों को नेशनलिज्म में देखोगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा देखोगे, तो नेशन बिल्डिंग का चैलेंज और आज की तारीख में सबसे डिस्प्यूटेड एरिया ये हो गया। वजह क्या है आप जानते हो कि जवाहरलाल नेहरू ने एक मॉडल स्थापित किया पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया के इकोनॉमिक पॉलिसी का, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का और इवन इंडिया के सोशियो कल्चरल पॉलिसी का। अब सवाल उठता है कि 50 तक नेहरू ने इस मॉडल को इस्टेब्लिश किया, डेवलप किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी फ्रेमिंग हुआ। उसके बाद 4 दशकों तक थोड़ी बहुत परिवर्तनों के साथ यह मॉडल चलता रहा। 90s में आकर पहली बार कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत ही फॉरेन पॉलिसी में भी स्लाइटली और इकोनॉमिक पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट लिया गया। और 90 के बाद आप चलते हो, फिर भी यूपीए 2 बेसिक नेहरू के बेसिक फाउंडेशन को मानते रहे। लेकिन जब एनडीए गवर्नमेंट आई और जब आप कह सकते हो कि मोदनोमिक्स का विकास हुआ, यानी मोदी की इकोनॉमिक्स, मोदी और जेटली एरा का आरंभ हुआ इकोनॉमिक्स के फील्ड में, तो आज की तारीख में कहा जाता है कि नेहरूवादी आर्थिक मॉडल बिल्कुल बोगस था। इसने पूरी इंडिया के इकोनॉमी को कचरा बना दिया। अब बीइंग द स्टूडेंट आप तो कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हो, तो बीइंग द स्टूडेंट आपको एक यहाँ न्यूट्रल असेसमेंट करना होगा। इसके लिए आपको इकोनॉमी को भी समझना पड़ेगा। उसी प्रकार से कश्मीर के मुद्दे के बाद या कोई भी मुद्दा हो, उसमें इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को एक मेजर फेलियर के रूप में देखा जाता है। वहां भी आपको एक न्यूट्रल इवैल्यूएशन करना होगा। तो और क्वेश्चंस का जो टाइप है, खासकर जो मैं ऑप्शनल का एक क्वेश्चन देख रहा हूं, तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने उस क्वेश्चन को डिस्कस भी ऑप्शनल के पेपर को किया था, जो मेरे साइट पर है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने एक क्वेश्चन का हवाला दिया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में रेलवेज के रोल पर। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि रेलवेज में कहीं मॉडर्न इंडिया की बात नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद रेलवे का वाकई यूज इंडिया का हुआ, और ब्रिटिश शासन के समय तो रेलवे इंडिया के लिए कष्टकर ही था। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। तो अब सवाल उठता है कि ये 2017 में बुक आई थी, रेलवे एंड द राज, क्रिश्चियन वोल्मर की बुक है। उस बुक से सीधा लाइन उठा के डाला गया है। तो खैर, हम आपसे अपेक्षा नहीं करते कि आप लेटेस्ट बुक से परिचित रहे, वो सेवा करने के लिए हम हैं। लेकिन आपसे इतनी अपेक्षा की जाती है कि आप चीजों को एक खास पैटर्न में ढाल कर पढ़ें, क्योंकि आपको ऑप्शनल पढ़ने हैं, जीएस पढ़ने, और इतनी सारी चीजों को रिटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और रिटेन करके एग्जाम हॉल में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इसलिए बच्चों मैं एक पैटर्न दूंगा और उस पैटर्न के आधार पर चलेगा मेरा ये लेक्चर, चलता रहेगा। मुझे आपसे मेरी मुलाकात होती रहेगी। 4 पार्ट में मैं मॉडर्न हिस्ट्री की चीजों को डिस्कस करूंगा। थैंक यू आज के लिए।